हेलो स्टूडेंट्स। हम सभी ने कभी न कभी अपने लाइफ में अर्थक्वेक तो फील किया ही होगा। हमारी पृथ्वी का ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स से मिलकर बना है। ये प्लेट्स हमेशा ही मोशन में रहते हैं। प्लेट्स के आपस में मूवमेंट को प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है, जो कि अर्थक्वेक का मेजर कॉज है। इन प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के अलावा वॉल्केनिक एक्टिविटी, डैम्स का कंस्ट्रक्शन, एटॉमिक टेस्ट्स और माइनिंग जैसी एक्टिविटी भी अर्थक्वेक का कारण हो सकते हैं। तो आइए इसे ठीक से समझते हैं। का जो मेजर कॉज है वो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है। तो अगर हम अर्थ को देखें तो यहाँ टोटल 7 मेजर प्लेट्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो है पैसिफिक प्लेट। ये वाला हो गया पैसिफिक प्लेट। मतलब ये अगर मैप में देखें तो ये जैसे नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और इधर साउथ अमेरिका है। तो ये इधर भी पैसिफिक प्लेट हो गया, और चूंकि हमारा अर्थ जो है वो राउंड है तो ये पैसिफिक प्लेट जो है इधर भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब फिर जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया मेजर प्लेट्स में, साउथ अमेरिकन प्लेट, फिर ये फोर्थ जो है वो यूरोप और एशिया वाला पार्ट हो गया, फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है, फिर अफ्रीकन प्लेट। तो टोटल 7 प्लेट्स जो हैं वो मेजर प्लेट्स हैं। और इन 7 मेजर प्लेट्स के अलावा कुछ और भी प्लेट्स हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कोकोस, कैरिबियन, नज़्का प्लेट, फिर फिलीपींस प्लेट, अराबियन, इंडियन प्लेट, ठीक है। तो ये प्लेट्स कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह से ये बाउंड्री फॉर्म कर रहा है। बाउंड्री फॉर्म करने का मतलब है कि क्योंकि हमेशा यहाँ पे मूवमेंट होते रहता है। ये जो प्लेट्स देख रहे हैं ये क्या है, बेसिकली हमारा जो अर्थ है उसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। सबसे अंदर वाला पार्ट तो कोर कहलाया, फिर मेंटल, और सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्रस्ट कहलाता है। तो क्रस्ट जो है डिफरेंट मतलब पार्ट्स में वो एक तरह से टूट गया है, ठीक है, तो उसे प्लेट्स बोलते हैं। तो अब ये प्लेट्स में थोड़ा सा भी अगर हलचल होगा, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वहाँ पे बहुत सारा मतलब मैग्मा है, या फिर और भी सॉलिड फॉर्म में, या और भी लिक्विड्स हैं, या प्लाज्मा फॉर्म से जो भी अर्थ में प्रेजेंट है उसमें मूवमेंट होते रहता है। और जब मूवमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो प्लेट्स जो है एक तरह से हिलने लगेगा, ठीक है। तो उससे अर्थक्वेक जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है वो 3 तरह का होता है। एक तो हो गया कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस, दूसरा हो गया डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, और तीसरा है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तो कन्वर्जेंस जैसे कि 2 प्लेट्स हैं। अब प्लेट्स, जैसे ये प्लेट्स जो है, ऐसा कंडीशन बन सकता है कि वो आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़े, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि वो कन्वर्जेंस मूवमेंट हो गया, ठीक है। और तो जब आपस में बढ़ेगा तो भी मूवमेंट होगा। फिर डाइवर्जेंस में क्या होता है कि प्लेट्स आपस में दूर जाता है, जैसे ये भी दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, तो भी यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलता है। और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट हो गया, जैसे 2 प्लेट्स है। अब 2 प्लेट्स जो है ऐसा हो सकता है कि हॉरिजेंटली जो है वो मूव करे, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। तो ये हो गया 3 तरह का मूवमेंट जिससे क्या होता है अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो ये हो गया प्लेट टेक्टोनिक का बात। तो प्लेट टेक्टोनिक के अलावा भी कुछ मैन मेड एक्टिविटी के कारण भी अर्थक्वेक होता है, जैसे कि डैम्स का अगर कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर कहीं पे एटॉमिक टेस्ट हो गया, ठीक है। अब क्या है कि ये तो हमने देख लिया अर्थ में जो भी सारे प्लेट्स हैं वो सारे, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने लायक है कि अभी हाल फिलहाल में जो है रसिया में एक पेनिनसुला में एक मेजर अर्थक्वेक आया था, ठीक है। तो वो जो है वो रिंग ऑफ फायर में देखने को मिला था। तो रिंग ऑफ फायर अगर हम देखें तो ये यहाँ पे है, मतलब ये देख सकते हैं ये है पैसिफिक ओशियन, ये हो गया पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, ये साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो इधर एशिया है। तो ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है एक तरह से क्या बना रहा है, रिंग जैसा फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पे जो प्लेट टेक्टोनिक का जो मूवमेंट है वो काफ़ी मतलब एक्टिव है। तो एक्टिव होने के कारण वर्ल्ड का 90% जो अर्थक्वेक है यहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है। अर्थक्वेक के अलावा यहाँ पे वॉल्केनोज भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, तो इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है ये रीज़न अर्थक्वेक के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक।
तो ये हो गया रिंग ऑफ फायर का बात। अब क्या है कि अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में जो है डिफरेंट जोन्स में बांटा गया है। मतलब कि कह सकते हैं कि अर्थक्वेक जोन्स में मतलब पूरे इंडिया को बांटा गया। सिर्फ इंडिया ही नहीं और भी पूरे वर्ल्ड को बांटा गया। तो इंडिया में अभी हमको देखना है कि कैसे इसको बांटा गया, ठीक है। तो टोटल इंडिया में टोटल 4 जोन्स देखने को मिलेंगे, अर्थक्वेक जोन्स, ठीक है। तो 2, 3, 4 और 5, ठीक है। पहले 1 नंबर भी जोन था पर उसको बाद में हटा दिया गया। तो टोटल 4 जोन्स देखने को मिलेगा इंडिया में। तो जो सबसे डेंजरस वाला जोन होता है वो होता है जोन 5, ठीक है। और सबसे कम डेंजर वाला जो जोन है वो है जोन 2। तो देख सकते हैं कि जैसे कि इस मैप में अगर देखें तो ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, जोन 5, जो कि बहुत ज़्यादा हाई डैमेज रिस्क वाला जोन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अर्थक्वेक का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो ये कहाँ कहाँ पे ये रेड वाला हम लोग पार्ट देख सकते हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। फिर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट है, फिर हिमाचल प्रदेश का पार्ट है, फिर उत्तराखंड का, और ये यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में। यहाँ पे 2001 में बहुत ही भयानक भूकंप आया था, शायद 26 जनवरी के दिन आया था, ठीक है। तो ये भी क्या है, जोन 5 में है, ठीक है। सबसे डेंजरस जोन जो है वो बोल सकते हैं। उसके बाद जो है फिर जोन 4 जो है वो क्या है, 5 से थोड़ा सा कम है, लेकिन ये फिर भी ये बहुत हाई डैमेज रिस्क वाला जोन है, ठीक है। हाई डैमेज रिस्क जोन। तो ये देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा है, ये जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं बिहार का कुछ पार्ट हो गया, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का। तो ये सारा जो जोन है, ठीक है, ये टोटल जम्मू कश्मीर में आ गया। चूँकि ये हिमालय वाला पार्ट है। और अभी हमने देखा था, अगर इस मैप पे देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देख सकते हैं ये जो पार्ट है, ठीक है, ये हो गया जैसे यूरेशियन प्लेट, और नीचे जो है इंडियन प्लेट। तो देख सकते हैं ये यहाँ से लगभग नेपाल के पास से ऐसे क्रॉस कर रहा है, इधर जम्मू कश्मीर हो गया। तो एक तरह से ये बाउंड्री पे है, ठीक है। तो जहाँ पे भी अगर ये बाउंड्री दिखे 2 प्लेट्स के बीच में, तो समझ जाना है वो हाई रिस्क वाला जोन है, ठीक है। तो ये इस कारण से ये जो पार्ट है ये काफ़ी डेंजरस जोन है में है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर वाला या ऑरेंज वाला जो पार्ट हम देख सकते हैं ये है जोन 4 में, ठीक है। तो जोन 5 और जोन 4 जो है हाईली रिस्क जोन में है। फिर जोन 3 को देखेंगे तो वो मॉडरेट है। तो मॉडरेट में अगर देखें तो देखेंगे इस मैप पे हम देख सकते हैं ये हो गया जोन 3। तो इसमें जो है ये गुजरात वाला कुछ पार्ट हो गया, फिर महाराष्ट्र का पार्ट है, केरला, गोवा, राजस्थान, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है ये आ गया जोन 3 में, ठीक है। ये मॉडरेट मतलब यहाँ पे भी अर्थक्वेक का संभावना है पर उतना नहीं है। फिर जो सबसे लो मतलब डैमेज रिस्क वाला जो जोन है वो है जोन 2। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसमें आ गया झारखंड है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पठारी वाला जो इलाका है वो सारा जोन 2 में आएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि इंडिया को कैसे डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है। अब क्या है कि किसी भी जगह पे अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो उसको मेज़र कैसे किया जाता है। तो इसको मेज़र करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक आता है सिस्मोग्राफ, एक है रिएक्टर स्केल, और एक और मर्केल साइल स्केल, ठीक है। 3 चीज़ देखने को मिलता है। तो सिस्मोग्राफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब अर्थक्वेक का क्या इंटेंसिटी है वो मेज़र करने का जो काम है वो उस इंस्ट्रूमेंट को सिस्मोग्राफ बोला जाता है। लेकिन रिएक्टर स्केल और मर्केल्टाइल जो स्केल है ये क्या है, एक तरह से कुछ ग्राफ बना के इसमें डिसाइड किया जाता है कि जो अर्थक्वेक आया है उसका मैग्नीट्यूड क्या है या इंटेंसिटी क्या है। तो रिएक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड मेज़र करते हैं और मर्केल्टाइल स्केल से जो है वो इंटेंसिटी मेज़र करते हैं। अब मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में कहने का क्या मतलब हो गया, जैसे अगर इंटेंसिटी की बात करें तो ये मेज़र करेगा कि कितना जान माल का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो ये पहले के टाइम में ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी के टाइम में इसका कम यूज़ किया जाता है। क्यों? जैसे कि अगर मान लिया जाए कि किसी जगह का जो घनत्व है बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर मान लें कि अगर दिल्ली में आता है अर्थक्वेक, ठीक है, तो वहाँ पे घनत्व जो है मतलब लोग जो है एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं। वही अगर राजस्थान में आएगा तो
वहाँ पे लोग कम, मतलब घनत्व जो है कम है, तो वहाँ पे इंटेंसिटी भले मतलब इंटेंसिटी अगर मेज़र करेंगे तो अगर कम भी आएगा न्यू दिल्ली में अर्थक्वेक, तो मतलब इंटेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वहाँ पे जान माल का नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। और हो सकता है राजस्थान में जो है ज़्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, लेकिन वहाँ पे फिर क्या हो सकता है, जान माल का नुकसान कम हो सकता है। तो ये सही तरीका नहीं था मेज़र करने का, तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है आज के टाइम में। ऐसे इसको अगर रीडिंग देखें तो इसको 0 से लेकर 12 तक इसका स्केल जो है वो शो करता है, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में रिएक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या है कि 0 से लेकर 9 तक दिखाया जाता है कि कितना इंटेंसिटी है, अगर इंटेंसिटी नहीं, कितना मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का, ठीक है। तो अगर जैसे कि अगर इसमें देखें, अगर कहीं पे मान लिया जाए जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 रिएक्टर स्केल पे कहीं पे अगर भूकंप आ रहा है, तो क्या होता है कि हर इसमें मतलब 10 टाइम्स बढ़ जाता है, 10 टाइम्स बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 1 यूनिट आया है भूकंप, तो 2 रिएक्टर स्केल पे 1 × 10, मतलब कि इतना 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब हर एक रिएक्टर स्केल पे 10 टाइम्स इस पर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे 10 पे पावर 1 हो गया, यहाँ पे 10 टू द पावर 2 हो गया, मतलब इतना टाइम्स बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 10 टू द 3 हो गया, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5। तो देख सकते हैं कितना इंटेंसिटी मतलब बढ़ जाता है अगर एक भी रिएक्टर स्केल बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेज़र करने का तरीका। अब क्या है, अब इसमें एक और भी पॉइंट है, जैसे कि हम सुनते आए हैं एपी सेंटर और फोकस, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अब जैसे कहीं पे भी अगर भूकंप आ रहा है, लेट्स नेपाल में हम सुनते आए हैं कि वहाँ पे जो है भूकंप का एपी सेंटर था। तो कहने का क्या अर्थ है, कहने का ये मतलब है कि नेपाल में जो है, जैसे कि अगर यहाँ पे अर्थ के इस पॉइंट पे एनर्जी यहाँ से जैसे निकली, ठीक है, या कह सकते हैं यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण जो वेव प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और इसके जस्ट वर्टिकली जो ऊपर तक पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर नेपाल है, तो बोलेंगे कि नेपाल जो है वो एपी सेंटर हो गया, ठीक है। एपी सेंटर मतलब इसके जो जस्ट वर्टिकली जो ऊपर होगा वो क्या कहलाएगा, एपी सेंटर। और जहाँ से ये वेव प्रोड्यूस हुआ, मतलब अर्थ के अंदर से, उसको फोकस बोलेंगे, ठीक है। फोकस या फिर हाइपो सेंटर बोलेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब इस एपी सेंटर के जो सबसे नज़दीक होगा वहाँ ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन होगा, फिर धीरे धीरे ये वेव्स आगे बढ़ते जाएगा, तो डिस्ट्रक्शन जो होगा वो कम होते जाएगा। तो ये हो गया एपी सेंटर और फोकस का बात। अब क्या है कि ये जो वेव्स है ये 2 तरह का होता है। जैसे 2 तरह का कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे लिखे, एक मिनट, एक होता है बॉडी वेव्स और एक होता है सरफेस वेव। बॉडी वेव, एक होता है सरफेस वेव, ठीक है। अब बॉडी वेव्स जो कहने का अर्थ हो गया, जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ के अंदर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जैसे वेव्स प्रोड्यूस हुआ और यहाँ से जैसे गया, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो वेव्स है उसको बॉडी वेव्स बोलेंगे, और जो जब सरफेस पे चला गया, मतलब सरफेस वेव्स बोल सकते हैं कि जो बॉडी वेव्स जो है वो सरफेस का रॉक से जब इंट्रैक्शन करेगा तो एक नया सेट्स ऑफ वेव्स जनरेट करेगा, जिसको सरफेस वेव्स बोलेंगे, ठीक है। सरफेस वेव्स, तो अंदर हो गया बॉडी वेव्स और ऊपर वाला हो गया सरफेस वेव्स। अब बॉडी वेव्स भी 2 तरह का होता है, एक हो गया पी वेव्स जिसको कि प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, और एक हो गया एस वेव जिसको कि सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। अब सरफेस वेव भी जो है वो 2 तरह का देखने को मिलता है, एक को बोला जाता है लव वेव्स जिसको कि एल वेव्स भी बोलते हैं, और दूसरा हो गया रैले वेव्स जिसको कि आर वेव्स भी बोला जाता है। रैले वेव्स जिसको कि आर वेव्स भी बोला जाता है। अब क्या है कि ऐसे तो कहीं कहीं देखने मिलेगा कि मतलब एक होता है प्राइमरी वेव्स, एक सेकेंडरी, एक लव वेव्स, ठीक है। तो जनरली 3 वेव्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे मतलब डिवाइड किया जाए तो इस तरह से इसको डिवीज़न किया गया कि नीचे जो अंदर में बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो बॉडी वेव्स, और ऊपर में जो चला गया वो सरफेस वेव्स, ठीक है। अब क्या है कि इसमें कंपैरिजन पढ़ना है, मतलब कि सबसे ज़्यादा, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड किस वेव का होता है, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा वेव जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा, या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसमें कौन सा है, ट्रांसवर्स वेव कौन सा है, ठीक है। तो ये हमें देखना है। तो अगर
इसका कंपैरिजन करें तो जो पी वेव्स का जो स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पी वेव्स, फिर एस वेव्स, फिर लव वेव्स और लास्ट में रेले वेव्स, ठीक है। तो पी वेव्स का स्पीड सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अर्थ का जो मतलब सरफेस है इसको सबसे पहले कौन हिट करेगा, तो पी वेव्स। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि कौन सा वेव जो है अर्थक्वेक में सबसे पहले अर्थ को हिट करता है, तो वो हो गया पी वेव्स, जिसको प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं। अब क्या है, पी वेव्स जो है वो तीनों मीडियम में जो है वो ट्रैवल कर सकता है, मतलब ये सॉलिड में भी ट्रैवल करेगा, लिक्विड में भी और गैसेस में भी, ठीक है। जबकि एस वेव्स जो है वो सिर्फ सॉलिड्स में ट्रैवल करेगा, लव वेव्स भी सॉलिड्स में सिर्फ ट्रैवल करेगा, ठीक है। फिर अगर कंपैरिजन में देखिए तो ये जो होता है पी वेव्स, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, और ये जो होता है ये ट्रांसवर्स होता है, ये भी ट्रांसवर्स होता है। तो आपने कभी ना कभी साइंस में पढ़ा होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन होता है और पार्टिकल का जो डायरेक्शन होता है वो पैरेलल होता है या सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। जैसे कि स्प्रिंग में जो मूवमेंट होता है, ठीक है, तो वो हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि जो वेव्स का जो डायरेक्शन होता है और जो पार्टिकल का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें पैरेलल होता है और इसमें परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे मूव करते रहता है। तो ये हो गया कौन सा हो गया तीनों वेव में, ठीक है। अब क्या है कि ऐसा मतलब आ सकता है कि सबसे ज़्यादा डैमेज कौन प्रोड्यूस कर सकता है, तो सबसे जो ज़्यादा डेंजरस होता है वो होता है लव वेव्स, ठीक है। फिर एस वेव्स और सबसे कम डेंजरस होता है, लीस्ट डेंजरस होता है पी वेव्स, ठीक है। अब क्या है कि इसका फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी अगर तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब फ्रीक्वेंसी अगर साइंस में अगर उतने मतलब डीपली नहीं जाए तो सीधा समझना है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा जो होता है वो पी वेव्स का होगा, फिर एस वेव, फिर लव वेव्स का, ठीक है। फिर वेवलेंथ जो है फ्रीक्वेंसी का रिवर्स होता है, तो सबसे कम इसका होता है, ठीक है। तो ये हो गया वेव्स का बात। अब इसमें एक और पॉइंट है सैडो जोन्स। सैडो जोन्स अब किसको बोलते हैं, सैडो जोन्स कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई भी वेव है तो यहाँ पे जैसे ये कोर है, ठीक है, अब यहाँ पे मीडियम दोनों का अलग अलग है। तो हमने साइंस में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है कोई भी वेव या लाइट, तो वो क्या होता है कि उसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है, या तो वो अपने डेविएट हो जाता है या उसकी तरफ मुड़ जाता है। तो देख सकते हैं कि चूँकि हमारे अर्थ का जो कोर है या फिर मेंटल है, तो इसमें क्या है अलग अलग टाइप का सॉलिड्स है, लिक्विड है, जो भी है, तो उससे क्या होता है कि उसका डायरेक्शन वेव का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इससे टकराया तो इसका डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गया, तो कुछ ऐसा जोन बन जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो जो वेव्स जो है वो वहाँ नहीं पहुँचेगा, मतलब वो जो अर्थक्वेक का जो वेव्स है वो वहाँ नहीं पहुँचेगा, तो उसको सैडो जोन बोलेंगे। तो पी वेव्स जो है, चूँकि पी वेव्स जो है तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, तो ये देख सकते हैं कि इसका जो सैडो जोन होता है वो कम हो मतलब छोटा होता है किससे, एस वेव वाले से। और एस वेव में देख सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ क्या है कि सिर्फ सॉलिड से ही ट्रैवल कर सकता है, ये लिक्विड और गैसेस से ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इसका सैडो जोन, जिसके कारण क्या होगा कि ये ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा, तो फिर वहाँ पे वो वेव पहुँचेगा ही नहीं, तो क्या होगा कि सैडो जोन इसका बड़ा हो जाएगा। तो बोल सकते हैं एस वेव्स का जो सैडो जोन होता है वो बड़ा होता है, जबकि पी वेव्स का सैडो जोन जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें तो सारा कवर हो गया और तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो आज हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।